सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गणित की इस श्रृंखला में हम लोगों ने सबसे पहले संख्या पद्धति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसमें परिमेय संख्या क्या थी, प्राकृत संख्या क्या थी, पूर्ण संख्या क्या थी, भाज्य संख्याएं क्या थी, अभाज्य संख्याएं क्या थी, सम संख्या क्या थी, विषम संख्या क्या थी, इसके आधार पर अच्छे से जानकारी कर ली थी। और उसमें हमने ये भी सीखा था कि विभाज्यता के नियम किस किस चीज़ में कैसे प्रयोग करना है। अब आज में हम कुछ और बेसिक जानकारी आगे सीखते हैं, जो मैथ का बेसिक आधार है। उसमें है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले कोई संख्या सबसे छोटी लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस चीज़ को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बच्चा सबसे पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। तो जब आरोही क्रम आ जाए तो आप बच्चे को ध्यान रखना और बच्चे से आगे बढ़ते हुए चलना। या फिर क्या करना कि घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो उसमें हम सबसे पहले वाले पायदान पर पैर रखते हैं, फिर उसके ऊपर वाले, फिर उसके ऊपर वाले। तो चाहे सीढ़ी से याद कर लीजिए, चाहे अपने जन्म से याद कर लीजिए, हम जन्म में छोटे थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे आरोही क्रम कहते हैं। इसका मतलब है कि आरोही क्रम में संख्याएं छोटे से बड़े की ओर लिखी जाएंगी। जैसे 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 19 लिख लिया, 21 लिख लिया, इस तरीके से संख्याएं लिखी जाती हैं। तो इस क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। फिर होता है दूसरा क्रम, अवरोही क्रम। इसमें इसका क्या है? उल्टा है। जिनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो जहाँ पर वाइसी वर्सा वाली चीज़ें रहें, कि मतलब एक चीज़ अगर सीख लो तो दूसरी चीज़ आपको पता चल जाए, तो वो चीज़ एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। नहीं तो क्या है कि वो दोनों चीज़ समझ लें, इसमें समझने की बहुत ज़्यादा नहीं। अब हमने क्या कहा कि जैसे सीढ़ियों की बात की थी, आप छत पर पहुँच गए। जब छत पर पहुँच गए हैं तो अब आप नीचे भी तो उतरेंगे, तो वहाँ से समझ लीजिए कि हम छत पे हैं, छत से नीचे उतर रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा, फिर नीचे, नीचे, इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें घटते क्रम में हम लिखते हैं। तो संख्याओं को किस क्रम में लिखा जाता है इसमें? इसे अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसे घटते क्रम के रूप में जाना जाता है। जैसे सबसे पहले कोई संख्या ले ली हमने 50, फिर ले ली 35, फिर ले ली 19, फिर ले ली 5 और फिर 1। तो आरोही क्रम क्या होता है कि किसी संख्या का छोटे से बड़े की ओर क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है कि किसी बड़ी संख्या का छोटी संख्या की ओर जाना ही क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। एक इसी में और है कि क्या, एक होता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है कि किसी संख्या, जैसे मान लें x है, तो x से अगर हम 1 घटा दें तो उससे जो प्राप्त संख्या होगी उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे, मतलब पहले की संख्या। जैसे हम कहें 10 है कोई संख्या, तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 1 घटा दो उसमें, तो कौन सी संख्या बनेगी? 9। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई? 9। अब इसे परवर्ती कहें या उत्तरवर्ती कहें? अगली संख्या है उत्तरवर्ती संख्या। क्या होती है कि अगर किसी संख्या में हम एक जोड़ दें, एक जोड़ने का मतलब, अगर यही उदाहरण ले लें, एक संख्या है 10, तो इसके आगे की संख्या क्या होगी? उसमें एक जोड़ने के लिए एक जोड़ दिया तो संख्या मिल गई 11। तो 10 की उत्तरवर्ती संख्या 11 हो गई और 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 हो गई। तो हमने आरोही क्रम, संख्याओं का छोटे से बड़े की ओर क्रम आरोही क्रम, संख्याओं का बड़े से छोटे की ओर क्रम अवरोही क्रम, पूर्ववर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनसे हम 1 घटा दें तो जो संख्या मिलती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या वो होती है कि जिसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो वो मिलने वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहा जाता है। तो उम्मीद आशा करते हैं इस चीज के बेसिक को आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपवर्तक। क्या बात करेंगे हम लोग? अपवर्तक। अपवर्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? कहेंगे इसके कितने फैक्टर हैं? तो कहा जाता है कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें।
तो वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं? अपवर्तक, जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 6, तो इसके अपवर्तक क्या होंगे? ये संख्या किससे पूरी विभाजित हो जाएगी? 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से हो जाएगी और खुद 6 से भी तो हो जाएगी। इसका मतलब 6 के कौन-कौन से अपवर्तक हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अगर एक और उदाहरण ले लें, जैसे 7 ले लें, तो 7 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक 7 होगा। मान लीजिए 9 ले लिया, तो 9 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 होगा, 1 से भी पूरा 9 विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 9 एक का 9। इसके अलावा क्या है इसके? तो हमने समझा दिया है कि वे संख्याएँ जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दें, तो ऐसी संख्या जो प्राप्त होती हैं, उन्हें हम कैसी संख्या कहते हैं? अपवर्तक संख्या बोलते हैं, या उसके वो फैक्टर कहलाते हैं। अपवर्तक के बाद में एक आता है अपवर्त्य। क्या आता है? अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होता है? इसे हम गुणज कह दें या क्या कहें? मल्टीपल बोलते हैं। गुणज बोले या मल्टीपल बोलते हैं। इसका मतलब कि किसी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर, अगर कोई संख्या है और उसको प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दें, तो जो संख्याएं मिलेंगी या जो संख्याएं प्राप्त होंगी, वह उस संख्या की क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य कहलाएंगी। इसको समझने के लिए अप्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं जानते हैं उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसीलिए हमने जब संख्या पद्धति चैप्टर को शुरू किया था, तो उसमें प्राकृतिक संख्या को बहुत अच्छे से समझाया था। फिर भी बता देते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो इसे हम अनंत तक कहते हैं। अब मान लीजिए आपको 3 के 3 अपवर्त्य चाहिए। कितने चाहिए? 3 अपवर्त्य चाहिए। 3 अपवर्त्य का मतलब है 3 मल्टीपल चाहिए। तो कैसे करेंगे? 3 को 1 से गुणा कर देंगे, 3 एक 3। 3 को 2 से कर देंगे तो 3 दूनी 6। 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9। तो 6 से अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होते हैं, इसमें भी अंतर पता चल गया होगा। तो अपवर्तक वो होते हैं कि जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दें, वे संख्याएं होती हैं। और अपवर्त्य क्या होते हैं कि किसी संख्या को अगर प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दें, तो जितने भी उसके अपवर्त्य आपको चाहिए 1, 2, 3, तो उसी से अगर 2 चाहिए तो 1 से पहले कर दें, फिर 2 से कर दें गुणा उस संख्या को। यहाँ मान लीजिए 3 ही नहीं है, ये ना ध्यान रखिए आप कि हम 3 ही को क्यों ले रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। उदाहरण आप अगर कॉन्सेप्ट मैथ में समझ रहे हैं, तो उदाहरण की बौछार है मैथ। और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप रटे रटाए उदाहरण लेंगे और फिर वहीं पर आपकी समस्या हो जाएगी। तो हमने पहले देखा कि आरोही और अवरोही क्या होता है। फिर हमने पूर्ववर्ती और मतलब उत्तरवर्ती संख्याएं देखी। फिर देखा कि अपवर्तक और अपवर्त्य क्या होते हैं। अब इसके बाद में हम एक और बेसिक चीज पे बात करते हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछ ले। प्रथम प्राकृत का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या कहे? प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए एक फार्मूला है, हमेशा याद रखना, n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। इसका मतलब है, मान लीजिए, अब इसे समझेंगे कैसे, कि क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 5, तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। अब इसी में रख दीजिए, इनकी जगह 5 और 5 में और 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा बटे 2। 2 से 3 बार कटा, 5 त्रियां 15। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15। इसको ऐसे देख लें, उदाहरण के तौर पर वैसे देख लें बेसिक में। जैसे प्रथम 5 संख्या क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3, 4 और 5। अब इन्हें हमें ऐसे भी जोड़ें
तो 1 और में जो 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 और में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। ऐसे भी आ गया। अब हमने 5 ही लिया है, अब आपको लगता है कि हम n की जगह कुछ भी ले लें। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो कितनी संख्याओं का कह रहा है, तो वहां पर n की संख्या बदलते रहिए और गुणा में 1 जोड़ दीजिए, मतलब 15, और n में 1 जोड़ रहे हैं तो 16 गुणे 16 बटे 2। हल कर लीजिए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, करते रहो उत्तर प्राप्त करते रहो। अब चलते हैं आगे। अब तो हमने ये देख लिया कि n प्राकृत संख्याओं का योग तो ये हो गया। अब क्वेश्चन कहीं आ जाए, क्या आ जाए कि n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का कहीं आ जाए, पूछ ले, तो उसके 2 तरीके हैं, जैसे हमने पहले बताया था वैसे इसके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। n यहाँ पर है क्या, n एक प्राकृत संख्या है जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत कहे या प्राकृतिक कहे, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अब n की जगह मान लीजिए प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 3 है, n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 की जगह 3 का जब हम वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग आपको पता है 9। नहीं पता है तो बेसिक में कैसे करते, तो प्रथम विषम संख्या क्या होती, ऐसी संख्या है जो 2 से ना कटे, तो वो हो जाती है क्या, विषम संख्या है। तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, फिर 3 होगी और फिर 5 होगी, और जो 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। इनको जोड़ो भाई, 1 + 3 + 5, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9। चाहे उत्तर ऐसे लाओ, चाहे उत्तर ऐसे लाओ, स्मार्ट बनोगे तो ऐसे लाओगे, थोड़ा कम रहेगा तो ऐसे आएगा, उत्तर दोनों तरफ से आएगा। इसीलिए कहते हैं बेसिक समझ पकड़ो अच्छे से, और मैथ को आप यूपी टेट जैसे एग्जाम में या और कहीं भी है जहाँ पे बेसिक मैथ आ रही है, आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो 2 चीजें हो गई, एक तो हमने पूछ कर लिया कि प्रथम n संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला था, n ब्रैकेट में n+1 बटे 2। दूसरा क्या था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर पूछ लिए तो क्या होगा, n स्क्वायर। अब क्या हो गया, अगर हमने प्राकृत संख्या का योग पढ़ लिया, प्रथम विषम संख्याओं का पढ़ लिया, तो अब भाई हमको सम का भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n का मतलब प्राकृत संख्याओं से है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर करने को आ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है n+1। क्या कहा हमने, n+1। अब सबसे पहली आपको बात तो आनी चाहिए, सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वे संख्याएं होती जो 2 से विभाजित होती हैं। तो पहली सम संख्या कहाँ से शुरुआत होगी, 2 से। मान लीजिए आपको 4 प्रथम सम संख्याओं का योग चाहिए, तो n कितना हो गया, 4, इसमें फार्मूले में रख दीजिए 4, और 4 और 1 5, कितना आ गया यहाँ पे, गुणा अंडरस्टूड होता है तो 4 पंचे 20। ठीक है। अब वैसे करना है तो क्या करेंगे, पहली कितनी हो गई, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 यहाँ पर भी 20 आ गया।
उत्तर दोनों तरीके से आएंगे, चाहे स्मार्ट वे से आओ चाहे बेसिक वे से आओ। कहते हैं ना 60 ट्रिक सर जी बता दीजिए। 60 ट्रिक जैसी मैथ में कोई चीज़ नहीं होती है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हर चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से आई है। जिसकी पकड़ जितनी गणित पर मजबूत है, उसकी गणित करने के मतलब सवाल हल करने की या सवाल को सॉल्व करने की तकनीकी उतनी ही तेज रहेगी। और जो ट्रिक के माध्यम से हैं वो रटते रहते हैं, वो नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है। ट्रिक से हो सकता है कि क्वेश्चन कभी लटक जाए या ना हो पाए, लेकिन आपके अगर बेसिक आधार मजबूत है तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आप क्वेश्चन तो नहीं रुकेगा। हो सकता है 1-2 सेकंड टाइम जरूर लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला। फिर प्रथम विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला, प्रथम सम संख्याओं का। अब एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या कहने हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग का अगर फार्मूला आ जाए तो भैया क्या करेंगे कि कह दे कि प्रथम 5 संख्याओं का वर्ग का योग कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। समझ गए। अब हम मान लेते हैं क्या कि प्रथम 5 संख्याओं के वर्गों का योग निकाल के बताओ। तो हम n की जगह कितना रखेंगे, पहले 5, फिर 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11, बटे में कितना है 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 पचे 55। नहीं पता है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ो 16 और 25 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54 और 1 55। चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे इस तरीके से, हमें तो इस तरीके से आसानी लगती है। उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद भी कान आप भी ऐसे ही पकड़ेंगे। इसको पकड़ेंगे तो हमेशा आप जल्दी पकड़ लेंगे और दूसरे क्वेश्चन जब तक इस पे इतना करेंगे तब तक आप दूसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। हमने पढ़ लिया प्रथम प्राकृत संख्याएं का योग, फिर प्रथम प्राकृत विषम संख्याएं फिर का योग, फिर प्रथम n सम संख्याओं का। अब यहाँ पे हमने देखा कि प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए। अब एक बार वर्ग देख चुके हैं तो वर्ग का मतलब होता है यहाँ पे स्क्वायर। अब दूसरी बार देख लीजिए घन, घन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब। क्यूब का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्यूब अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग का फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ करते हैं, जैसे मान लेते हैं 3, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए जरा। यहाँ पे रखो भैया फार्मूले में 3, 3 में 1 जोड़ा गुणे 4 बटे 2 पूरे की पावर कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 का वर्ग 36। अब नहीं पता है तो वही वाला बेसिक, पहली 3 पूछा है तो 1 का वर्ग 1 का घन 1
2 का 8, 3 का 27। जोड़िए इसे जरा। 1 में जब 8 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा और 27 और 9 36 ही होता है। इतना तो सभी को बेसिक जानकारी है। तो 36 यहाँ भी आया, 36 यहाँ भी आया। तो हम लोगों ने देख लिया कि मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसमें आरोही क्रम, अवरोही क्रम, फैक्टर जिसे अपवर्तक बोलते थे, अपवर्त जिसे मल्टीपल या गुणज कहते थे, पूर्ववर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं। फिर हमने ये देखा कि प्रथम जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको कैसे, उनका योग कैसे निकालें। तो उसका फॉर्मूला था n, प्रथम वाला n+1/2। फिर दूसरा कि प्रथम विषम है, विषम संख्याओं का योग का फार्मूला अगर पूछ रहा है प्रथम का, तो क्या था भाई, n²। ये किसके लिए था, विषम के लिए। सम के लिए क्या था, प्रथम n सम संख्याओं के लिए n+1। वर्ग के लिए क्या है, प्रथम संख्याओं का अगर वर्ग याद करना हो, उनका सम योग निकालना हो, तो n+1 2n+1/6। अगर प्रथम n संख्याओं को घनों का योग अगर निकालना हो तो है क्या, n ब्रैकेट में n+1/2 का पूरे का होल स्क्वायर। और प्रथम का तो हमने बता ही दिया था कि प्रथम n संख्याओं को अगर निकालना हो तो क्या था, n+1/2। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बेसिक इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।